में तो खास तौर पर एग्जिट पोल्स में जो कहा गया था उस तरह से ही बीजेपी को बहुमत मिलती दिख रही है। कहीं ना कहीं 220 सीटों पर जो बीजेपी आगे चल रही है और इंडिया अलायंस को काफी डंड पहुंचा है। और इसका मेरा मानना कहीं ना कहीं ये भी है कि इंडिया अलायंस में जिस तरह से पहले आपसी समन्वय जो नहीं बना और सीटों का बंटवारा आप खास तौर पर देखें। बड़ी खबर इस वक्त बता दें, संजय राउत का बयान सामने आ गया। वो कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है, ये फैसला जनता का नहीं है। संजय राउत की ओर से बयान सामने आ गया, ये फैसला जनता का नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। यानी कि अब यहां से क्या ईवीएम को दोषी ठहराया जाएगा या कुछ अन्य वजहें तलाशी जाएंगी, इस पर रहेगी नजर। लेकिन संजय राउत ने यह बड़ा बयान दे दिया है रुझान सामने आते ही कि यह फैसला जनता का नहीं है। संजय राउत जो इससे पहले लगातार ये दावे कर रहे थे कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, फॉर्मूला तय किया जाएगा बैठकर, मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी हम तय करेंगे। ऐसे में कुछ तो गड़बड़ बता रहे संजय राउत। क्या बयान के मायने माने जाए रोहानी? कहीं ना कहीं हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं संजय राउत और विपक्षी खेमा जो है कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी खेमा जो है हार नहीं स्वीकार कर पा रहा है। कल मैं देख भी रहा था जिस तरह से संजय राउत ने चाहे शरद पवार ने जो बयान दिए और कहा रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जो शुरुआत कहीं ना कहीं मानी जा रही थी, उन्होंने बयान भी दिया था कि अगर जो भी विधायक जीते हैं वो सबसे पहले एक जगह इकट्ठा हो जाएं और तमाम होटल बुक कराए जा रहे हैं। ये तमाम रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई थी। लेकिन अब ये बयान अपने आप में दिखा रहा है कि जिस तरह से इंडिया अलायंस बैकफुट पर जाती नजर आ रही है। पड़ेगी ना, क्योंकि संख्या उतनी नहीं है। जी, संख्या तो उतनी है ही नहीं, आप रिजॉर्ट का क्या करेंगे, घर में ही रहने दीजिए विधायक। बिल्कुल, लेकिन हार स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ ईवीएम पर सवाल उठाना, जिस तरह से जो उद्धव गुट के सांसद है संजय राउत वो उठा रहे हैं, जिस तरह से ईवीएम पर कहीं ना कहीं अभी कह रहे हैं ये फैसला जनता का नहीं है, तो जनता का भी कहीं ना कहीं वोटर्स का भी एक तरह से अपमान है, बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं आप। बिल्कुल है जी, जनादेश का कहीं ना कहीं इसे अपमान कहना गलत नहीं होगा। जनता वोट दे रही है। संजय राउत ने यह भी कहा कि जीत हार तो होती रहती है। बिल्कुल। अब मेरा सवाल ये कि देखिए आंकड़े तो हमने देख लिए रोहन, एकदम स्पष्ट होता हुआ नजर आता है। लेकिन संजय राउत का ये बयान आना, दूसरा एक बहुत दिलचस्प सवाल ये हो जाता है कि सरकार किसकी बनेगी। अब तक तो ये सवाल था, लेकिन आंकड़े तो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं अब तक के रुझानों में। हालांकि मैं इसको फाइनल आंकड़ा नहीं कहूंगी, अभी आना थोड़ा बाकी है, थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अगर ये आंकड़े यहीं पर स्थिर रहते हैं और थोड़े बहुत इधर भी उधर होते हैं, तब भी यहाँ पर एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल लक्ष्मी, आप देख लें। महत्वपूर्ण सवाल ये कि मुख्यमंत्री कौन। जी लक्ष्मी देख ले, चुनाव से पहले, पोलिंग से पहले मुख्यमंत्री फेस को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हो रही थी महायुति खेमे में। और इसकी वजह यह भी हो सकती है कि आपसी समन्वय बरकरार रखना, क्योंकि अगर सीएम फेस को लेकर चर्चा होती तो कहीं ना कहीं आपसी टकराव जो है वो बढ़ जाता, खेमेबाजी शुरू हो जाती कहीं ना कहीं। तो इसको टैकल करने के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए एनडीए खेमा ने खासतौर पर बीजेपी आलाकमान ने सीएम फेस को लेकर चर्चा उस समय नहीं किया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सीएम कौन होगा। तो मैं कहीं ना कहीं हमने देखा भी था, डिस्कशन भी हमने किया था कि चुनाव से पहले बीजेपी आलाकमान और खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से महाराष्ट्र पहुंचकर एक फॉर्मूला तय हुआ था कि जिस भी पार्टी की सीटें सबसे ज्यादा रहेंगी सीएम उसका होगा। यहां साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि बीजेपी 127 सीटों के साथ सबसे आगे है महायुति खेमे में, और इसके बाद शिंदे गुट है और उसके बाद अजित पवार गुट। तो ये अपने आप में इससे साबित होता है कि देवेंद्र फडणवीस के हाथों एक बार फिर से महाराष्ट्र की कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि कास्ट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अगर बीजेपी फैसला लेती है तो देवेंद्र फडणवीस, आप कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, शिंदे महाराष्ट्र के नीतीश नहीं बन सकते। बिल्कुल, कहीं ना कहीं। और लेकिन सबसे अहम बात यहाँ ये आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम तो बनाया जा सकता है, मगर बीजेपी आलाकमान अगर कास्ट फैक्टर को ध्यान में रखती है, सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला लेती है, तो चूंकि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण कास्ट से आते हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो फिर कोई और विकल्प जरूर तलाशा जा सकता है। या फिर जैसा हमने देखा मध्य प्रदेश में, हमने देखा जिस तरह से यादव चेहरे को, मोहन यादव को जिस तरह से बीजेपी ने आगे प्रोजेक्ट किया। इनके पास विकल्प आप क्या क्या देख रहे हैं? तो शिंदे नजर आ रहे हैं, भाई वो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, और जब बीजेपी 100 के आंकड़े से ज्यादा सीटों के साथ और उनको मात्र 37 पर बना सकती है मुख्यमंत्री, तो इस बार उनके जो आपको नजर आते हैं मायने। देखिए लक्ष्मी, कहीं ना कहीं बीजेपी खुद को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। उस वक्त जब शिंदे बीजेपी में शामिल हुए, शिवसेना में जब पार्टी टूटी उद्धव ठाकरे की, कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे की पार्टी, तो उस समय कोशिश ये थी कि हम सत्ता में वापस आए, सत्ता में वापस आने की एक कमबैक की कोशिश थी। मगर इस वक्त बीजेपी काफी मजबूत नजर आ रही है। 105 सीटें पिछले विधानसभा में आई थी और इस बार के चुनाव में 128 तो अभी तक आ चुके हैं शुरुआती रुझान में। तो बीजेपी इस बार काफी पावरफुल है, ताकतवर है और स्ट्राइक रेट भी पहले के मुकाबले काफी